हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो जो अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सीएफएसी को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो सीएफएसी की वैल्यू को बढ़ाते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो सीएफएसी की वैल्यू को घटाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि इस लेक्चर के बारे में डिस्कशन मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए अच्छी तरीके से 12वें नंबर के लेक्चर में समझा दिया। जो था सीएफएसी को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक थे, 6 फैक्टर थे, बहुत बढ़िया तरीका से लेक्चर नंबर 12 में मैंने आपको समझा दिया। आज के लेक्चर का ये टारगेट होगा कि जो आपको वो पॉइंट समझाए थे मैंने 6, आज के लेक्चर में हम इन पॉइंटों को लिखेंगे। ठीक है ना? तो आज का काम लिखने का है। सुन लो भैया ध्यान से, मैं सीएफएसी के प्रभावित करने वाले कारकों को समझा चुका हूं लेक्चर नंबर 12 में। लेक्चर नंबर 13 में अब सीएफएसी को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको मैं कॉपी के अंदर मेंशन करवा देता हूं। ठीक है ना? तो आप लोग लिख लेना। तो देखो, लिखने के एक तरीका होगा, आप लोग मेरे साथ अच्छी तरीका से आप लिखते चलना। मैं 6 फैक्टरों को लिखूंगा। पहले तो डिस्कशन करते हैं, 6 फैक्टर लिखते हैं, फिर 6 फैक्टर लिखने के बाद पर्सनली हेडिंग डालेंगे, फिर उनके रिलेशन लिखेंगे, फिर थोड़ी बहुत हम लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है? तो आप लोग हेडिंग डाल दो, सीएफएसी को प्रभावित करने वाले कारक या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सीएफएसी, मतलब क्रिस्टल पे डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी। चलो करते हैं हम लोग शुरुआत। तो आप लोग एक काम कीजिए, ये आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, हेडिंग हो गई। अब नीचे लिखो सीएफएसी को निम्न कारक, सीएफएसी को निम्न कारक, सीएफएसी को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, सीएफएसी को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, सीएफएसी को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, निम्न कारक प्रभावित करते हैं। तो एक काम करता हूं, 6 को लिख देता हूं, एक बार फिर तो लेना। सीएफएसी को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, 6 को आप मेरे साथ लिख लो, फिर हेडिंग डालेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो 6 कौन कौन से थे? पहला कौन सा था अपना? धातु या धातु आयन की, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा कौन सा? अपना डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना? उसके बाद है अपना तीसरा क्या? लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड की प्रकृति, मतलब प्रबल लिगेंड था या दुर्बल लिगेंड है। ठीक है ना? लिगेंड की प्रकृति। चौथा है अपना लिगेंड का आकार, लिगेंड का आकार। ठीक है ना? उसके बाद पांचवा संकुलों की, संकुलों की आकृति, मतलब शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुलों की आकृति। और छठे नंबर का पॉइंट था वो था आपका संक्रमण श्रेणी, मतलब ट्रांजिशन सीरीज। संक्रमण श्रेणी मतलब क्या? ट्रांजिशन सीरीज। 6 को लिख लो भैया ध्यान से, आप लोग 6 को अच्छी तरीका से लिख लो, फिर एक एक के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला कौन सा है? धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तीसरा, लिगेंड की प्रकृति। चौथा, लिगेंड का आकार। पांचवा, संकुलों की आकृति। और छठे नंबर का जो पॉइंट है वो है संक्रमण श्रेणी, मतलब ट्रांजिशन सीरीज। 6 को उतार लो आप लोग। ठीक है ना? 6 को उतारने के बाद पहली हेडिंग डाल देना, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। उतारो भैया। 6 को उतारने के बाद पहली हेडिंग डाल देना, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। उतार लिया ना 6 को? उतार उतार उतार। ठीक है ना? उतार लेना इनको। ठीक है ना? उतार ली। तो एक काम करना आप लोग, पहली हेडिंग डाल दो, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था। अंडरलाइन कर देना हेडिंग को। पहली हेडिंग डाल देना, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल और मेटल आयन। तो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं रिलेशन से। ये तो हो गई आपकी हेडिंग, तो रिलेशन से कर दो शुरुआत। रिलेशन क्या बनाओगे? धातु या धातु आयन की, धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था समानुपाती सीएफएसी, मतलब मेटल की जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सीएफएसी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। एडिंग हो गई। एडिंग के बाद रिलेशन लिख दिया। अब लिखना चालू करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दी एडिंग के जस्ट नीचे रिलेशन जरूर लिखेंगे, जैसे कि एग्जामिनर की पहली नजर रिलेशन पे जाए, रिलेशन देखते वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पॉजिटिव? क्योंकि उसको पता है कि रिलेशन में जो चीज लिख रखी है वो अंदर लिख रखी होगी इसने। ठीक है ना? तो इसलिए वो अंदर की चीज चेक ही नहीं करेगा, रिलेशन देख के ही आपको नंबर दे देगा। ठीक है ना? तो लिखो लिखो, संकुल में धातु या धातु आयन की, संकुलों में धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर, संकुलों में धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर, संकुलों में धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर, संकुलों में धातु या धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर देख के लिखना, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर डेल, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर डेल, डेल
या डेल या सी एफ एस ई, डेल या सी एफ एस ई, डेल या सी एफ एस ई के मान बढ़ते हैं, डेल या सी एफ एस ई के मान बढ़ते हैं, डेल या सी एफ एस ई के मान बढ़ते हैं क्योंकि डेल या सी एफ एस ई के मान बढ़ते हैं क्योंकि डेल या सी एफ एस ई के मान बढ़ते हैं क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होने पर, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होने पर, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होने पर, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होने पर धातु आयन व लिगैंड के मान, धातु आयन व लिगैंड के मान, धातु आयन व लिगैंड के मध्य से लिखना, धातु आयन व लिगैंड के मध्य, धातु आयन व लिगैंड के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होगा, धातु आयन व लिगैंड के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होगा, प्रतिकर्षण अधिक होगा, जिससे 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 T2G व EG कक्षक का, 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 जिससे T2G व EG कक्षक का ऊर्जा अंतर बढ़ जाएगा, जिससे T2G व EG कक्षक का ऊर्जा अंतर बढ़ जाएगा, जिससे T2G व EG कक्षक का ऊर्जा अंतर बढ़ जाएगा, ऊर्जा अंतर बढ़ जाएगा। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई थी वो एग्जाम्पल को लिख देना, जैसे 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 क्या FeH2 का होल 6 प्लस के 3 CFSE के मान अधिक, CFSE के मान अधिक, क्योंकि मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ज्यादा। और यहां पर लिख देना FeH2 का होल 6 प्लस के 2 CFSE के मान कम। उतारो उसको, FeH2 को होल 6 प्लस 3 CFSE के मान अधिक क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी ज्यादा है, और FeH2 को होल 6 प्लस 2 CFSE के मान कम क्योंकि आपको बताओ उसकी कंपेयर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कम। ठीक है ना, सीधी सीधी सी चीजें मैंने आपको पहले लेक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी चीजों को। ठीक है ना, उतार लो आप अच्छी तरीका से, एग्जाम में बड़ी तरीका से रिप्रेजेंट करो जिससे कि सामने वाले को कोई चांस हम ना दे सकें। ठीक है, उतार लिया। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग डाल दो, क्या, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरी हेडिंग डाल देना डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और रिलेशन बना लो CFSE व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो दूसरी हेडिंग डाल दो डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। रिलेशन क्या हो गया, CFSE व्युत्क्रमानुपाती डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब CFSE इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, CFSE व्युत्क्रमानुपाती डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो लिखो नीचे, ये हेडिंग डाल दी, रिलेशन लिख दिया, अब जस्ट नीचे लिखो, नीचे लिखो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर धातु व लिगैंड के, धातु व लिगैंड के मध्य, धातु व लिगैंड के मध्य प्रतिकर्षण घटता है, धातु व लिगैंड के मध्य प्रतिकर्षण घटता है, धातु व लिगैंड के मध्य प्रतिकर्षण घटता है। इसी कारण T2G व EG कक्षक का, इसी कारण T2G व EG कक्षक का, इसी कारण T2G व EG कक्षक का अंतराल घट जाता है, इसी कारण T2G व EG कक्षक का अंतराल घट जाता है, अर्थात CFSE के मान घट जाते हैं, 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 अर्थात CFSE के मान घट जाते हैं। जैसे जैसे अर्थात CFSE के मान घट जाते हैं, जैसे, इसको मिटा रहा हूं, जैसे जैसे दो एग्जांपल लिए थे कल आप लोगों को 12वें नंबर के लेक्चर में, मैंने कौन कौन से लिए थे, एक तो ये लिया था जैसे करते हुए लिख लेना, जैसे COH2O का होल 6 प्लस के 3, इसके पास डी में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6, लिख देना CFSE के मान कम, सॉरी ज्यादा, CFSE के मान अधिक।
ठीक है। और एक एग्जांपल लिया था COH2 का होल 6 प्लस के 2, यहाँ पर लिख देना D7 CFSE के मान कम। ये लो, यहाँ पर CFSE के मान अधिक है क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन कम है, और यहाँ पर CFSE के मान कौन है, कम। देखो यहाँ पर अधिक है क्योंकि डी में कम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए CFSE के मान क्या है, कम। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखी हैं, ठीक है ना। 12वें नंबर के लेक्चर में उतारो, उतार लो भैया। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे लिगेंड की प्रकृति। उतार लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो तीसरी, लिगेंड की प्रकृति, नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की प्रकृति। तीसरी हेडिंग डाल दो आप, लिगेंड की प्रकृति। तीसरी हेडिंग डाल, क्या डालोगे, लिगेंड की प्रकृति। तीसरी हेडिंग क्या होगा, लिगेंड की प्रकृति, मतलब नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की प्रकृति, नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है ना। लिगेंड की प्रकृति में आप रिलेशन क्या बनाओगे, क्या प्रबल लिगेंड, प्रबल लिगेंड के CFSE क्या होगी, समानुपाती, मतलब जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा CFSE के मान उतने ज्यादा होंगे। प्रबल लिगेंड समानुपाती CFSE, और दुर्बल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड विद समानुपाती CFSE। जितना ज्यादा दुर्बल लिगेंड होगा CFSE के मान उतने कम होंगे। तो लिगेंड की प्रकृति, प्रबल लिगेंड मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, CFSE के, और वीक लिगेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होता है, CFSE के। तो आप लोग आराम से कर देना इसको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो अपना लेक्चर था ना 12वें नंबर का, सब कुछ एक एक चीज को एक्सप्लेन करके मैंने जवाब दे रखा है, ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ नहीं है लिखना है। लिगेंड की प्रकृति हो गई, दोनों रिलेशन लिख दिया। नीचे लिखो यार, नीचे लिखो, यदि धातु आयन, यदि धातु आयन के साथ प्रबल लिगेंड, यदि धातु आयन के साथ प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो, यदि धातु आयन के साथ प्रबल लिगेंड जुड़ा हुआ है तो, जुड़ा हुआ है तो CFSE के मान अधिक होंगे, CFSE के मान अधिक होंगे, CFSE के मान अधिक होंगे, अर्थात T2G व EG कक्षक का, अर्थात T2G व EG कक्षक का ऊर्जा अंतराल अधिक होगा, अर्थात T2G व EG कक्षक का ऊर्जा अंतराल अधिक होगा, अर्थात T2G व EG कक्षक का ऊर्जा अंतराल अधिक होगा, ऊर्जा अंतराल अधिक होगा, क्योंकि प्रबल लिगेंड डी कक्षकों में, क्योंकि प्रबल लिगेंड डी कक्षकों से, क्योंकि प्रबल लिगेंड डी कक्षकों से ज्यादा प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि प्रबल लिगेंड डी कक्षकों से, क्योंकि प्रबल लिगेंड डी कक्षकों से ज्यादा प्रतिकर्षित होगा, ज्यादा प्रतिकर्षित होगा, जिसकी वजह से CFSE के मान बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से CFSE के मान बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से CFSE के मान बढ़ जाते हैं। और यदि दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ हो तो, और यदि दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ हो तो, और यदि दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ हो तो CFSE के मान, और यदि दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ हो तो CFSE के मान घट जाते हैं, घट जाते हैं, अर्थात T2G व EG, अर्थात T2G व EG का ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है, अर्थात T2G व EG का ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है, अर्थात T2G व EG का ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है, अर्थात T2G व EG का ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है, कम हो जाता है, जैसे कम हो जाता है, जैसे कम हो जाता है, जैसे करते एक एग्जांपल बता देना, जैसे करते लिख देना भैया, जैसे COCN का होल 6 माइनस के 3 बराबर लिख देना CFSE के मान अधिक, CFSE के मान अधिक, क्योंकि CFSE के मान अधिक, क्योंकि CN माइनस 1 प्रबल
लिगेंड, क्योंकि Cl-1 प्रबल लिगेंड। और नीचे लिख देना COF6-3 और यहाँ पर लिख देना CFSE के मान कम, क्योंकि F- एक दुर्बल लिगेंड। उतार लो भैया, क्योंकि F- एक दुर्बल लिगेंड। यहाँ पर Cl- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए CFSE के मान अधिक होंगे। और नीचे वाले केस में F अपने एक दुर्बल लिगेंड होता है, दुर्बल लिगेंड होने की वजह से CFSE के मान इसके कंपेयर में क्या होंगे, कम, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और ये वीक लिगेंड है। और ये सारी केमिस्ट्री मैंने आपको पहले समझा रखी है, क्यों ज्यादा होते हैं, क्यों कम होते हैं, सब कुछ बता रखा है। मैं पहले बोल चुका हूँ, आज के लेक्चर का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आज हमें लिखना ही लिखना है। उतारो, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में करेंगे अगली बात। ठीक है, उतार लो। उतार लिया तो ठीक है, हेडिंग डाल दो चौथी, लिगेंड का आकार। चौथी हेडिंग डाल दो लिगेंड का आकार। चौथी हेडिंग डाल दो भैया लिगेंड का आकार, लिगेंड का आकार। चौथी हेडिंग हो गई अपनी लिगेंड का आकार। तो एक काम कीजिए, लिगेंड के आकार की CFSE क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। तो रिलेशन उतार देना, CFSE व्युत्क्रमानुपाती लिगेंड का आकार, मतलब साइज ऑफ लिगेंड, लिगेंड का आकार। और रिलेशन को कर दो कोष्टक में बंद। ये लो, लिगेंड का आकार CFSE व्युत्क्रमानुपाती लिगेंड का आकार। तो लिगेंड का आकार का ऑर्डर लिख रहा हूं, नीचे लिख देना लिगेंड का आकार क्या, I, Br, Cl और F। ठीक है ना, ये तो हो गया लिगेंड का आकार। अब लिगेंड की प्रबलता लिख देना, लिगेंड की प्रबलता, मतलब इन चारों में, वैसे तो वीक लिगेंड होते हैं चारों, भाई आपको होता है वैसे तो वीक लिगेंड होते हैं चारों, लेकिन चारों के अंदर सबसे वीक कौन सा और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है। देखो हैलोजन फैमिली के चारों मेंबर है ना, वो वीक लिगेंडों में आते हैं, दुर्बल लिगेंडों में आते हैं, लेकिन चारों मेंबरों में ये देखते हैं कि भाई सबसे वीक कौन सा है और उनके कंपेयर में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो देखो आप लोगों को पता है हैलोजन फैमिली का ये ऑर्डर होता है, सबसे बड़ा साइज किसका होता है, ब्रोमीन का, सॉरी आयोडीन का, फिर उसके बाद किसको होता है, ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, सबसे छोटा साइज किसको होता है, फ्लोरीन का। इसका मतलब फ्लोरीन की प्रबलता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि CFSE के मान उस केस में ज्यादा होंगे जब लिगेंड का साइज का होगा छोटा और मेटल का साइज का होगा बड़ा। अगर ये कंडीशन हो रही है तो CFSE के मान ज्यादा होंगे। तो देखो सुना मेरी बात ध्यान से, लिगेंड की प्रबलता हो गई F, Cl, Br और I, क्योंकि आप लोगों को पता है इस फैमिली में सबसे छोटा साइज किसका होता है, फ्लोरीन का। तो कॉमन सी बात है, वो CFSE के मान को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। तो उतार लो, ध्यान रखना, वैसे चारों वीक लिगेंड होते हैं, चारों वीक लिगेंड होते हैं, लेकिन चारों में सबसे ज्यादा वीक लिगेंड कौन होता है, आयोडीन, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन वाले की CFSE के मान सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। उतारो, फिर उसके बाद लैंग्वेज लिखवाऊंगा मैं। रिलेशन उतार लेना, उसके जस्ट नीचे इन चीजों को लिख देना जिससे कि एग्जामिनर समझ जाए, ठीक है ना। तो लिखो, लिखना, बे हैलोजन लिगेंड जिनका आकार छोटा होता है, बे हैलोजन लिगेंड जिनका आकार छोटा होता है, बे हैलोजन लिगेंड जिनका आकार छोटा होता है, बे हैलोजन लिगेंड, बे हैलोजन लिगेंड जिनका आकार छोटा होता है, बे धातु आयन की, वे धातु आयन की डी कक्षकों के अधिक नजदीक होते हैं। वे धातु या धातु आयन की, वो ऐसे लिखना, वे धातु या धातु आयन की डी कक्षकों के अधिक नजदीक होते हैं। वे धातु या धातु आयन की डी कक्षकों के अधिक नजदीक होते हैं, जिससे CFSE के मान बढ़ जाते हैं, जिससे CFSE के मान बढ़ जाते हैं, जिससे CFSE के मान बढ़ जाते हैं तथा बे हैलोजन लिगेंड जिनका आकार बड़ा, तथा बे हैलोजन लिगेंड जिनका आकार बड़ा होता है, तथा बे हैलोजन लिगेंड जिनका आकार बड़ा होता है, तथा बे हैलोजन लिगेंड जिनका आकार बड़ा होता है, बे धातु या धातु आयन की, बे धातु या धातु आयन की डी कक्षकों के, बे धातु या धातु आयन की डी कक्षकों के ज्यादा नजदीक नहीं होते, बे धातु या धातु आयन की डी कक्षकों के ज्यादा नजदीक नहीं होते, वे धातु या धातु आयन की डी कक्षकों के ज्यादा नजदीक नहीं होते, जिससे CFSE के मान घट जाते हैं, जिससे CFSE के मान घट जाते हैं,
जिससे CFSE के मान घट जाते हैं, जिससे CFSE के मान घट जाते हैं। ठीक है भैया, कितने पॉइंट हो गए? 4। पांचवा पॉइंट का नंबर डाल दो, संकुलों की आकृति मतलब शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स, शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स। पांचवें नंबर का पॉइंट डाल दो, संकुलों की आकृति। पांचवें नंबर का पॉइंट अपना संकुलों की आकृति, संकुलों की आकृति मतलब शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स, संकुलों की आकृति। ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है संकुलों की आकृति में सबसे ज्यादा किसके थे? CFSE में डेल एस की, उसके बाद किसके थे? डेल ओ के, और सबसे छोटे मतलब सबसे कम CFSE के मान किसके थे? डेल टी के। और मैंने आप लोगों के लिए रीजन दिया था कि डेल एसपी के अंदर ईजी कक्षक का विभाजन हो जाता है, जिससे गैप और भी ज्यादा हो जाता है, जबकि अष्टफल के संकुल ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लिगेंडों के केस में बनता है और चतुष्फल के संकुल ज्यादातर वीक लिगेंडों के केस में बनता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंडों के केस में बनेंगे तो कॉमन सी बात है गैप को ज्यादा रखेंगे, और वीक लिगेंडों के केस में बनने की वजह से गैप को उसके कंपेयर में थोड़ा क्या कर देंगे? कम। इसलिए सबसे ज्यादा किसके होते हैं? डेल एसपी के, फिर उसके बाद होते हैं डेल ओ के, और सबसे कम CFSE के मान होते हैं वो किसके होते हैं? डेल टी के। तो चलो लिख लेते हैं, लिखो लिखो नीचे, नीचे लिखो वर्गाकार समतलीय आकृति रखने वाले, नीचे लिखना वर्गाकार, ये उतार लो, उसके जस्ट नीचे लिखो वर्गाकार समतलीय आकृति रखने वाले संकुलों में, वर्गाकार समतलीय आकृति रखने वाले, वर्गाकार समतलीय आकृति रखने वाले संकुलों में, संकुलों में, संकुलों में CFSE के मान अधिक होते हैं, CFSE के मान अधिक होते हैं। वर्गाकार समतलीय आकृति रखने वाले संकुलों में CFSE के मान अधिक होते हैं, और चतुष्फलकीय आकृति रखने वाले संकुलों में, और चतुष्फलकीय आकृति रखने वाले संकुलों में, और चतुष्फलकीय आकृति रखने वाले संकुलों में, संकुलों में CFSE के मान, CFSE के मान, CFSE के मान सबसे कम होते हैं, CFSE के मान सबसे कम होते हैं, सबसे कम होते हैं, सबसे कम होते हैं, सबसे कम होते हैं। लिख लिया सबसे कम होते हैं। उसके बाद इस लाइन को छोड़ देना, अगली लाइन से पैराग्राफ बना के नीचे लिखो, नीचे लिखो अगली लाइन से पैराग्राफ बना के नीचे लिखो वर्गाकार समतलीय आकृति रखने वाले संकुलों में, वर्गाकार समतलीय आकृति रखने वाले संकुलों में, वर्गाकार समतलीय आकृति रखने वाले संकुलों में CFSE के मान, CFSE के मान, CFSE के मान, CFSE के मान अष्टफलकीय आकृति रखने वाले संकुलों से, अष्टफलकीय आकृति रखने वाले संकुलों से, अष्टफलकीय आकृति रखने वाले संकुलों से अधिक होते हैं, अष्टफलकीय आकृति रखने वाले संकुलों से अधिक होते हैं, अधिक होते हैं, क्योंकि 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 वर्गाकार समतलीय आकृति में, क्योंकि वर्गाकार समतलीय आकृति में, क्योंकि वर्गाकार समतलीय आकृति में, आकृति में देख के लिखना, आकृति में x व y, आकृति में x व y, आकृति में x व y अक्ष पर, अक्ष पर x व y अक्ष पर मतलब एक्सिस पर, x व y अक्ष पर, अक्ष पर डी कक्षक हमेशा उपलब्ध रहती हैं, डी कक्षक हमेशा उपलब्ध रहती हैं, डी कक्षक हमेशा उपलब्ध रहती हैं, जिससे जिससे लिगेंड की, जिससे लिगेंड की, जिससे लिगेंड की आसानी से, जिसकी लिगेंड से, जिसकी लिगेंड से आसानी से टक्कर हो जाती है, जिससे लिगेंड की आसानी से टक्कर हो जाती है, और इससे प्रतिकर्षण अधिकतम हो जाता है, और इससे प्रतिकर्षण अधिकतम हो जाता है, और इससे प्रतिकर्षण अधिकतम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप ईजी कक्षक का भी विभाजन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ईजी कक्षक का भी विभाजन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ईजी कक्षक का भी विभाजन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ईजी कक्षक का भी विभाजन हो जाता है, जिसमें 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 dx स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, जिसमें dx स्क्वायर टू वाई स्क्वायर की ऊर्जा अधिक, की ऊर्जा अधिक व dz स्क्वायर, व dz स्क्वायर, व dz स्क्वायर की ऊर्जा, व dz स्क्वायर की ऊर्जा, व dz स्क्वायर की ऊर्जा कम हो जाती है, व dz स्क्वायर की ऊर्जा कम हो जाती है,
बेड डी जेड स्क्वायर की ऊर्जा कम हो जाती है, बेड डी जेड स्क्वायर की ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है ना, कम हो जाती है। आपके कितने पॉइंट हो गए? 5। और छठे नंबर के पॉइंट पर हम जिस चीज की बात करेंगे वो होगी भैया संक्रमण श्रेणी, मतलब ट्रांजिशन सीरीज। छठे पॉइंट पर हम किसकी बात करेंगे? संक्रमण श्रेणी, ट्रांजिशन सीरीज। छठे नंबर का पॉइंट होगा संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी मतलब ट्रांजिशन सीरीज। तो संक्रमण श्रेणी में लिख देना सबसे ज्यादा किसके होते हैं? 5D वाले के, उसके बाद में किसके होते हैं? 4D वाले के, और सबसे कम किसके होते हैं? 3D वाले के। ये आप लोगों के लिए समझा दिया क्योंकि आप लोगों को पता 5D सीरीज का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद किसका होता है? 4D का, सबसे छोटा साइज इन तीनों में किसका होता है? 3D का। तो मैंने आपको पहले ही बोल दी थी कि मेटल का बड़ा आकार होना चाहिए और लिगेंड का छोटा आकार होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वहां पर CFSE के मान अधिक होंगे। तो कॉमन सी बात है, 5D के सबसे ज्यादा, 4D को, 3D के। अरे पीरियडिक टेबल में ऐसे ही तो होते हैं यार, 3D ऊपर ऊपर होती है, उसके जस्ट नीचे 4D होती है और उसके जस्ट नीचे कौन सी होती है? 5D। टॉप से बॉटम की ओर जाने पर साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है। भाई ऊपर से नीचे की ओर जाने पर खूब जानते हो आप, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा? 5D का, उसके बाद 4D का, सबसे छोटा किसका हो जाएगा? 3D का। तो मेटल का सबसे बड़ा साइज होने की वजह से CFSE के मान बढ़ जाएंगे। और लिगेंडों के बारे में क्या बोलेंगे? लिगेंड का साइज छोटा होना चाहिए। अगर लिगेंड का साइज छोटा होगा तो मेटल की जो ऑर्बिटल उनको ज्यादा रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करेगा तो CFSE के मान को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ये सब कुछ यार 12वें नंबर के लेक्चर में बता दिया, इसलिए कोई स्टूडेंट यहाँ से जुड़ रहा भैया पहले वो 12 लेक्चर को क्लियर करना, उसके बाद इन पे आना, जब जाकर दिमाग में जाएगी सारी चीजें। आगे नहीं और बात सही है, पहले पुराने लेक्चरों को क्लियर करो, उसके बाद इन पे जुड़ना, फिर डायरेक्ट हो गए बस 12वें 13वें लेक्चरों से स्टार्ट। पहले 12 लेक्चरों को क्लियर करो, उसके बाद ही 13वें नंबर के लेक्चर पे आना, ठीक है ना। पढ़ने का तरीका बनाओ अपना, कैसे करते हैं पढ़ाई, कैसे नहीं करते हैं। लिख दिया 5D 4D 3D, तो लिखो इसके नीचे, लिखो एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातु आयनों के आकार में वृद्धि होती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातु आयनों के आकार में वृद्धि होती है, धातु आयनों के आकार में वृद्धि होती है। तो उन संकुलों के लिए डेल का मान, तो उन संकुलों के लिए डेल का मान, तो उन संकुलों के लिए डेल का मान बढ़ता जाता है, तो उन संकुलों के लिए डेल का मान बढ़ता जाता है, तो उन संकुलों के लिए डेल का मान बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो उन संकुलों के लिए डेल का मान बढ़ता जाता है। भैया ये कुल मिलाकर मैंने कितने पॉइंट करवा दिए? 6 पॉइंट आप लोगों के लिए करवा दिए। आप आराम से सारे पॉइंटों को अच्छी तरीका से क्लियर कर लेना। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बता देता हूँ, एग्जाम में राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम में 2 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है। 5 साल के अंदर में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब की एग्जाम अभी तक तो लगी नहीं है, फिर देखते हैं कि इसी यूनिट से क्या क्वेश्चन पुट करते हैं वो, ठीक है ना। अब तक 19 तक, मतलब 15 से लेकर 19 तक की एग्जाम में कितनी बार पूछ रखा है इसको? 2 बार। कितनी बार पूछ रखा है? 2 बार। इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 19 की एग्जाम आया था इसका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये अपना टॉपिक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप आराम से क्वेश्चन इस तरीका से आता है, CFSE को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, तो आराम से कर देना। पहले हेडिंग डाल देना, फिर 6 फैक्टरों को लिख देना, फिर बारी बार से एक एक फैक्टर पे डिस्कशन कर देना। मेन रोल होगा वो किसको होगा? रिलेशन का। अगर आपका रिलेशन सही है तो सारी चीजें आपकी सही है। और वो स्प्लाइटिंग थी, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, वर्गाकार, समतलीय है, तो ध्यान से समझो भैया। उनमें पहले डायग्राम ड्रॉ करना, हेडिंग डाली और डायग्राम ड्रॉ, उसके बाद ही लैंग्वेज लिखना। ये नहीं कि बस हो गए लैंग्वेज से स्टार्ट। वो लैंग्वेज को देखेगा, डायग्राम को देखेगा, वो डायग्राम को देखेगा, लैंग्वेज कितनी उनकी लैंग्वेज देखेगा। वो डायग्राम सही है तो लैंग्वेज सही है यार आप लोगों की। भाई इतना दिमाग तो आप लोग लगा सकते हो, 3rd ईयर में हो आप लोग, एक बैचलर डिग्री मिलने वाली है आपको। इतना दिमाग आप लगा सकते हो कि अगर आपका डायग्राम सही है तो डायग्राम में भी तो आप वही चीज लिखोगे जो डायग्राम में ड्रॉ कर रखा है आप लोगों ने। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि चीजों को लिखने के तरीका आपको आने चाहिए कि चीजों को किस तरीका से कॉपी के अंदर मेंशन करते हैं। बहुत से स्टूडेंट बोलते सुने यार मैं लिखता तो पूरा हूं लेकिन मेरे नंबर कैसे चले जाते? अरे नंबर इसलिए चले जाते तुझे लिखना नहीं आता। आगे बात सही है, तुझे लिखना नहीं आता। लिखने के भी एग्जाम में तरीके होते हैं, कब कौन सी चीज रिप्रेजेंट करनी है, किसका कितनी शब्दों में जवाब देना है। ये नहीं कि पूछा 1 नंबर का और रामायण लिखने लग गए, 10-20 पेज लिख डाले उसमें, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिखा करो। जितने नंबर का क्वेश्चन होता है उतने नंबर का आप दिया करो आंसर। और वैसा आप लोग समझ गए होंगे तो BSc फर्स्ट ईयर दिया आप लोगों ने,
सेकंड ईयर की हालांकि एग्जाम नहीं लगी आप लोगों की, लेकिन फर्स्ट ईयर से आपका एक्सपीरियंस है कि कितना जाकर लिखते हैं, तब जाकर हमारे नंबर बनते हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, लास्ट ईयर है आपकी, तो सब चीजों को अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक काम करना, अब तक के जिन स्टूडेंटों ने लेक्चर क्लियर नहीं किए, भैया वो लेक्चरों को क्लियर करो। यहाँ से 13 लेक्चर करवा दिया आज की क्लास के साथ, 13 लेक्चरों को क्लियर करो आप लोग। उसके बाद 14वें लेक्चर में अगले टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। अब तक जो मैंने टॉपिक करवाए, जिनके मैं नाम बोल देता हूं। देखो सर्वप्रथम मैंने जब यूनिट शुरुआत की थी, किस कौन सी यूनिट चालू की थी, सेकंड यूनिट थी अपनी, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा बेसिक बताया था भाई, मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद उन मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए 4 थ्योरी दी गई थी। बीबीटी पहली थी, उसके बाद सीएफटी, फिर एमओटी और एलएफटी, ये 4 थ्योरी थी। उसके बाद हमने ली थी बीबीटी, ठीक है ना, बीबीटी को लिया था। फिर मैंने ऐसे बोला भाई बीबीटी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन देखो बीबीटी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा है, थर्ड ईयर की एग्जाम में बीबीटी को भी पूछ लेते हैं। एक बात सुन लेना मेरी बात ध्यान से, बीबीटी हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में बीबीटी नहीं दे रखी है, डायरेक्ट उसकी लिमिटेशन से शुरुआत कर रखी है। लेकिन बीबीटी थ्योरी को कभी कभी लिमिटेशन के साथ पूछ लेते हैं ना कि भाई बीबीटी थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, उसके साथ उसकी लिमिटेशन लिखिए। तो इसलिए मैंने बीबीटी भी करवाई, उसकी लिमिटेशन भी करवाई है, ठीक है ना। अगर वो बीबीटी को पूछना चाहे तो बीबीटी को लिख देना, लिमिटेशन पूछना चाहे तो लिमिटेशन लिख देना, और अगर वो दोनों को ही पूछना चाहे तो दोनों को लिख देना। भाई मैंने तो बीबीटी भी करवाई और उसकी लिमिटेशन भी करवाई है, ठीक है ना। तो बीबीटी को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने उसका जो मेन पॉइंट था, उसका मेन जो बेस था वो समझा, हाइब्रिडेशन संकरण आप लोगों के लिए समझा था। संकरण के जस्ट बाद ही मैंने बीबीटी के पॉइंट बोले थे। बीबीटी के पॉइंट बोलने के बाद उसकी 11 लिमिटेशन समझाई थी, बहुत बढ़िया तरीके से आपके बिल्कुल टिप्स पर हो गई होंगी, ठीक है ना। उसके बाद में हम किस थ्योरी पाए, सीएफटी पर आए थे। सीएफटी का हमने 5 पॉइंट बोले थे, अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था सीएफटी को। फिर सीएफटी को हमने कॉम्प्लेक्सों पर अप्लाई किया, मतलब कौन कौन से कॉम्प्लेक्स की क्या सेफ्टी। तो पहले हमने सीएफटी को किस पे अप्लाई किया था, ऑक्टेहेड्रल पर। फिर हमने किस पर अप्लाई किया था, टेट्राहेड्रल पर। फिर हमने किस पर अप्लाई किया था, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सों पर। और अगला टॉपिक यही था यार, सीएफएसई को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कौन कौन से तो ऐसे फैक्टर है जो सीएफएसई की वैल्यू को बढ़ाते हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो सीएफएसई की वैल्यू को घटाते हैं। तो सारे लेक्चर आपके बिल्कुल टिप्सों पर होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये केमिस्ट्री इन टिप्सों पर आके आ जाएगी, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ एक चीज आप लोगों को कि अदर सब्जेक्ट में जितनी आपको पढ़ाई करनी है कर लो, आप पढ़ाई, लास्ट में आपके नंबर सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं आएंगे। ये अब तक का रिकॉर्ड बोलता है, और आगे आने वाला रिकॉर्ड भी बोलेगा। देख लेना जब आपकी मार्कशीट सामने आए, जब देख लेना। अगर आप लोग मेरी सब्जेक्ट जैसे और सब्जेक्ट को आप 2 घंटे दे रहे हो, मेरी केमिस्ट्री को उनकी कंपेयर 45 मिनट या आध घंटा 45 मिनट, ठीक है ना। अगर इतना दे रहे हो तो काफी है केमिस्ट्री के लिए, आध घंटे 45 मिनट दे रहे हो लेक्चर लेने के बाद, काफी है, ठीक है ना। इतना टाइम दे दो, और उनके लिए जितना टाइम देना है दे दो, लास्ट में नंबर आपके केमिस्ट्री में ही आने, और ये रिजल्ट आए तब देख लेना। आपसे पहले भी यही होता है और आपके बाद भी यही होगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में आते हैं, और हमेशा ये रिकॉर्ड बनता है अभी, ठीक है ना। क्योंकि आपको तो मैं बीएससी और एमएससी 5 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 5 साल से यही होता रहा है। सबसे ज्यादा कंपेयर टू और सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है ना। और ये हर बार प्रूफ हुआ है। जो सीनियर आपसे निकल चुके हैं उनके नंबर देख लेना, और आप लोगों के नंबर देख लेना, सबसे अच्छे नंबर केमिस्ट्री में ही आ रहे हैं। बाकी कॉन्सेप्ट की चीजों को तो आप देख ही रहे हो। मेरे एक लेक्चर से लेकर 13वें लेक्चर को देख लो, बिल्कुल आपको बिल्कुल देखो एंगल यहीं से पता लग जाता है कि कौन किस चीज पर ज्यादा फोकस करता है। 1 से 13वें नंबर के पूरे लेक्चर हो गए, सबका एक ही पैटर्न है। सिर्फ क्लास का एक ही मकसद होता है कि क्लास हमारे एक बार में ही समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कि क्लास का एक बार वीडियो देख लियो, फिर दोबारा वीडियो देख रहे, फिर उसको तिबारा वीडियो देख, अरे यार क्या मतलब हुआ उसका। एक बार नहीं, ऐसा फिक्स हो जाना चाहिए कि दोबारा वीडियो को देखने की जरूरत ही ना पड़े आप लोगों को। और उसी को बोलते हैं पढ़ाने का तरीका। ये नहीं कि 2-2 3-3 बार देख रहे फिर जाकर चीजें क्लियर हो रही है, फिर क्या मतलब हुआ। आगे बात समझ में, लेक्चर उसको बोलते हैं, समझाने का तरीका उसको बोलते हैं कि एक बार एक्सप्लेन कर दी बोर्ड पर चीज तो वो बिल्कुल दिमाग में जाकर फिट हो जाए, ठीक है ना। दोबारा वीडियो को देखने की जरूरत नहीं हो, बस एक बार नोट्स देखने की जरूरत हो। और एग्जाम में तो इस तरीका से ये निकलने चाहिए, हाँ यार क्लियर है क्लियर है क्लियर है, क्या प्रॉब्लम है। लास्ट में जाकर सब कुछ इन टिप्सों पर हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। और आपको पता हम फीस भी इतनी ज्यादा नहीं ले रहे हैं कि भैया फीस आपसे बहुत ज्यादा ले रहे हैं। तीनों पेपर की पूरी 2500 में पूरी फीस ले रहा हूँ, जो तुम्हारे रूम रेंट के लायक नहीं है। रूम रेंट भी आपको पता 2500 से ज्यादा होता है। और रूम रेंट दे भी तो किसके मकसद से रहे हो भाई। अगर आप रूम रेंट दे रहे तो उसका मकसद भी तो क्या है, उसका मकसद पढ़ाई तो है, और फिर वो भी ना कर रहे हो तो फिर मतलब ही क्या हुआ भाई। रूम रेंट अगर आप दे रहे हो तो उसका मकसद यही तो है कि पढ़ाई की वजह से ही तो दे रहे हो, ठीक है ना। और फिर वो भी नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब क्या हुआ भाई। आगे नहीं मेरी बात समझे, 2500 रुपये इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती कि आपको देने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप लोगों को पता फ्री में तो आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। रुपया लग रहा है, इतना रुपया हम ले भी नहीं रहे कि भाई आपसे इतने ज्यादा रुपये लें कि आपको देने में प्रॉब्लम आ रही है। 2500 रुपया आपके रूम रेंट के बराबर भी नहीं होते। रूम रेंट भी आपको 2500 से ज्यादा ही देते होंगे तुम लोग,
ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल पॉजिटिव रहो, और मैं कुछ दिनों के बाद जैसे ही ऐप पाऊँ बिल्कुल जुड़ जाना, आते ही ऐप पर जुड़ जाना, क्योंकि आपको पता आज नहीं तो कल आपको जुड़ना है भाई। जैसे कि आप ये सोचे नहीं सर मैं तो सितंबर में नहीं जुड़ू, ओ कोई दिक्कत नहीं भाई, तू अक्टूबर में जुड़ जाएगा, अक्टूबर में नहीं नवंबर में जुड़ जाएगा, नवंबर नहीं तो दिसंबर में, और प्रेशर पड़ना चालू होगा तो जनवरी में भी आएगा, और जनवरी में आप फीस वही देनी है, उल्टी ज्यादा और दोगे आप लोग जनवरी में आकर फीस, क्योंकि आपको तब फीस बढ़ा देते जनवरी फरवरी तक, क्योंकि भाई उसके बाद तो फीस बढ़ाते हैं सभी लेक्चरर, ठीक है ना। तो जनवरी में आओगे तो फीस उल्टा ज्यादा ही देनी है आप लोगों को, और चीजें कम टाइम में क्लियर करनी है, ये भी क्लियर है। फिर लास्ट में फिर सोचते हैं कि यार उस वक्त कर लेते तो अच्छा ही था। रुपया तो आपका लगना, हाथ दे लो या कभी दे लो आप, रुपया तो आपका लगेगा, ठीक है ना। तो वो उसको पहले दे लो, बाद में आप सोच नहीं कि यार पहले कर लेते तो अच्छा रहता। रुपया का रुपया लगा है, वही रुपया लगा है हमारा, उल्टा ज्यादा और लग गया, ठीक है ना। और अब तक पढ़ते तो शायद हमारी पूरी चीजें क्लियर होती कि कोई स्टूडेंट मेरे से दिसंबर में जुड़ रहा है, तो जो स्टूडेंट मेरे से सितंबर में जुड़ गया उसका तो दिसंबर तक काफी कुछ मैटर हो जाएगा, उसको तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अब जो दिसंबर में जुड़ रहा है वो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो खुद आइडिया लगा ले, क्योंकि उसको सब कुछ जीरो लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इधर उधर का चक्कर आप लोगों ने देख लिया, पूरे मार्केट को अच्छी तरीका से देख लो, यूट्यूब आपके पास प्रेजेंट है, एक एक को सर्च मारो देखो अच्छी तरीका से, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इधर उधर फंस गए, फिर आप बोल रहे हैं सर हम तो यहीं पर कर लें यहीं पर कर लें। तो भाई आपसे मैं प्रत्येक वीडियो में बोल रहा हूँ कि एक बार सबको देख लो, फिर उसके बाद सिलेक्शन कर लेना बस, फिर उसके बाद फिर घूम फिर आ गए, फिर यहीं आना है, तो फिर मतलब क्या रुपया लग गया, फिर घुमा के यहीं पर आना, फिर इधर 2 रुपया, आगे नहीं बात सही है। तो पहले ही एक बार सही तरीका से एक बार देख तो लो आप लोग, ऐसे नहीं डायरेक्ट आए बस चालू हो गए बस दे दिया। अरे भाई इसलिए मैंने 12-13 जितने भी अपने लेक्चर डाल दिए, ठीक है ना। इन लेक्चर को देखो और औरों से कंपेयर करो, क्योंकि जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे तो इस चीज का पता कैसे चलेगा कि कौन कैसा काम कर रहा है। एक बार मैंने मेरे लेक्चर डाल दिए और लोगों ने भी अपने लेक्चर डाल रखे, आप कंपेयर कीजिए, क्योंकि आप कंपेयर करोगे ना तो बिल्कुल क्लियरिटी दिखाई देगी। बिल्कुल एक तो ये होता है अंतर डिफरेंस, ये भी होता है यार बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है इनका तो पढ़ाने के तरीके में, ठीक है ना। अंतर तो फिर भी चलो 21-20 तो चल जाता है, लेकिन यार ये कुछ और ये कुछ, मतलब दोनों का एंगल ही बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो इस तरीका से और एनालिसिस करना जानते हो, क्योंकि आप बच्चे नहीं, आप बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, आप अच्छी तरीका से जानते हो कौन कैसा क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे ना बात नहीं है, बीएससी थर्ड ईयर के आप स्टूडेंट हो, आप सब कुछ को अच्छी तरीका से जानते हो कि कौन कैसा लेक्चर ले रहा है कौन कैसा लेक्चर नहीं ले रहा है, क्योंकि आप चीजों को एनालिसिस करना सीख गए, ठीक है ना। बीएससी की लास्ट ईयर है आप लोगों की, तो इतना दिमाग तो आ ही जाती है अपने पास बुद्धि कि हाँ भाई कौन सा कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा कैसा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सब कुछ आपको पता लग जाता है। वो तो लेक्चर देखते ही पता लग जाता है कि सामने वाले के अंदर क्या है, ठीक है ना। बाकी का सब समझदार हो, अपने जितने भी फ्रेंड है यार उनके बीच में लिंक को शेयर कर दिया करो आप, और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। हर बात बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करने में प्रॉब्लम होती है क्या आपको कोई परेशानी हो रही है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।